हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय गोविंद निषाद में स्वागत है। आज हम सरल रेखा में गति यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन टॉपिक को पढ़ेंगे तथा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जानेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले सदिश व अदिश लेसन की वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरल रेखा में गति मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। विराम। सबसे पहले हम स्टूडेंट बताते हैं कि विराम किसी को कहते हैं। जब किसी निर्दिष्ट बिंदु यानी फिक्स पॉइंट यानी कोई बिंदु है, उसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है, यानी उस बिंदु के जो इसका संबंध यानी वैसा ही बना रहता है, तो उस अवस्था को उसकी विराम अवस्था कहते हैं। गति यानी मोशन। जब किसी वस्तु की स्थिति निर्दिष्ट बिंदु यानी कि फिक्स्ड पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ लगातार बदलती रहती है, यानी कि किसी बिंदु के इर्द गिर्द लगातार बदलती रहती है, तो ऐसी इस स्टेट को उसकी गति की अवस्था कहते हैं। नंबर तीसरा है डिस्टेंस, यानी किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में मार्ग की संपूर्ण लंबाई जो उसको तय करता है, यानी उस मार्ग की संपूर्ण लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं, जो कि वह समय अंतराल में तय करता है। यह एक सदैव धनात्मक होती है, यह अदिश राशि है, यानी कि इसकी जो दूरी की लंबाई है वो डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करती, इसलिए यह अदिश राशि है। अब हम पढ़ते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते किसको हैं, यानी किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, यानी कि जिस बिंदु से स्टार्ट होता है और जिस बिंदु पर अंत करता है, उनकी बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। यह एक सदिश राशि, यानी कि यह डायरेक्शन पर निर्भर करती है। मान लेते हैं जैसे कि कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, पहले यह उत्तर की दिशा में जाता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से यह बी दिशा में जाता है यानी बी पर जाता है, तो इस बी से यानी ए की जो बीच की दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। यह धनात्मक है। जब बी से यह सी पर आता है तथा सी के बाद ये पुनः ए पर आता है, तो यहाँ पर इसका विस्थापन शून्य हो जाता है, यानी कि वह पहले ही बिंदु पर पहुँच चुका है, यानी शून्य है। अगर मान लेते हैं कि इस बिंदु से यह ए की अपोजिट साइड में चला गया है, यानी कि यहाँ पर विस्थापन जो है उसका डायरेक्शन के विपरीत दिशा में चला गया है, इसलिए यह ऋणात्मक होगा। आई होप स्टूडेंट आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। स्पीड यानी कि चाल किसी वस्तु की गति की दिशा के निरपेक्ष यानी कि दिशा पर निर्भर नहीं करता है। इकाई समय यानी 1 घंटे या 1 मिनट में समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, यानी कि किसी यानी एकांक समय में जितनी दूरी वह तय करता है उसको उसकी चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड है। इसकी फार्मूला जो होता है दूरी बटे समय, यानी मान लेते हैं एकांक समय में चली गई दूरी, यानी कि जब दूरी और चाल बराबर हो जाती है एकांक समय में, इसको चाल कहते हैं। अब हम समझते हैं ताक्षणिक चाल यानी ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल जो होती है समय के लिमिट पर निर्भर करती है, यानी कि निश्चित समय अंतराल यानी किसी क्षण पर जो वस्तु की चाल होती है उसको ताक्षणिक चाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ताक्षणिक चाल यानी v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 यानी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बराबर डिफ्रेंशिएशन डी एस बाई डी टी। यह जो होता है ताक्षणिक चाल का जो होता है फार्मूला है। ताक्षणिक चाल हमेशा समय जो कि निश्चित क्षण पर ज्ञात किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहते किसको है, यानी किसी वस्तु द्वारा यात्रा में चली गई कुल दूरी यानी टोटल जितना वह डिस्टेंस कवर करता है, कुल दूरी तथा यात्रा में लगा कुल समय, यानी कुल दूरी तय करने में जितना समय वह लगाता है उसके अनुपात को ही वस्तु का औसत चाल कहते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है कुल दूरी दिया है बटे कुल समय, यह इसका औसत का फार्मूला है। अब इस औसत के फार्मूले से 2 प्रकार के फार्मूले और बनाए जा सकते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आइए हम उन सबको देखते हैं। नंबर 1 देखते हैं। आइए, कंडीशन 1 है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को यानी किसी निश्चित दूरी को v1 चाल से तय करती है तथा उसके बाद उतनी ही दूरी यानी पहली दूरी जो कि v1 चाल से तय की गई थी उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल हमको बतानी है। इसका फार्मूला होता है 2v इंटू v2 बटे v1 प्लस v2, इसका औसत फार्मूला होता है। आइए देखते हैं इस फार्मूले को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जो कि मान लिया कुल दूरी 1 किलोमीटर है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर दूरी है
और जो कि दूरी को v1 चाल से पहली बार में कवर करता है और दूसरी बार में v2 चाल से कवर करता है। हमें दूरी दी है, चाल दी है, समय नहीं दिया है, इसलिए समय के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं समय को। यानी पहली दूरी यानी v1 चाल से तय कई दूरी में लगा समय t1, इसको हम दूरी यानी 1 किलोमीटर बटे चाल यानी v1 से ज्ञात कर लेते हैं। और t2 को जो कि दूसरी चाल द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय है को 1 किलोमीटर दूरी बटे चाल यानी v2 द्वारा तय कर लिया है, यानी कि t2 है। अब इसके औसत चाल के फार्मूले से हम बता सकते हैं यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी दिया है 1 किलोमीटर जाने में तथा उतने ही किलोमीटर से v2 से तय की गई यानी 1 किलोमीटर, दोनों मिला के 2 हो जाएगा। और तथा नीचे जो है समय दिया है यानी कि v1 यहाँ पर t1 रहेगा, यहाँ पर t2। t1 का मान है v1/2, t1 का मान है 1/v1 और t2 का मान है 1/v2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम देखते हैं 2/v1 प्लस v2/v1 इंटू v2 है। और जब इसको ऊपर ले जाते हैं v1 इंटू v2 को, तो देखिए ये हो जाता है 2v1/v1 प्लस v2। यही इसका फार्मूला है जो कि हमने मॉडिफाई कर लिया, फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट दूसरे फार्मूले को। नंबर 2, जब वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय में यानी यात्रा के हाफ टाइम में v1 चाल से तय करता है और शेष आधे समय में v2 चाल से तय करता है, यानी किसी भी निश्चित दूरी को जो कि आधे समय में v1 चाल से तय करता है तथा आधे समय में v2 चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल हमको बतानी है। इसका फार्मूला होता है v1 प्लस v2/2। अब इसको देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हाफ टाइम जो t1 है बराबर 1/2 और t2 बराबर है 1/2। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है जबकि चाल पता है, तो मान लेते हैं t1 यानी हाफ टाइम में v1 चाल से दूरी तय करता है, इसी प्रकार अगले हाफ टाइम में v2 चाल से दूरी तय करता है। इसलिए जो पहली चाल जो है जो हाफ टाइम में दूरी कवर कर रहा है उसको हम d1 से कवर कर लेते हैं, बराबर जो होता है फर्स्ट हाफ टाइम। और फर्स्ट हाफ टाइम में जितने चाल है उनके मल्टीप्लिकेशन को d1 यानी पहली दूरी कहते हैं जो कि हाफ टाइम में कवर कर रहा है। और d2 जो है जो कि सेकंड हाफ टाइम या दूसरे आधे समय में जो दूरी तय कर रहा है वह दूरी है। और दूरी फार्मूला होता है t2 इंटू v2 यानी चाल गुणे समय। इससे d2 को हम फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट अब औसत चाल का फार्मूला आपको पता ही होगा, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी जो है d1 प्लस d2 है बटे t1/t प्लस t2 है, इसका औसत फार्मूला है। अब d1 का मान हमें पता है और d2 का भी मान हमें पता है जो इसको पुट कर दिया। और t1 प्लस t2 का मान पता है इसलिए 1/2 प्लस 1/2 रख दिया है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 1/2 प्लस 1/2 जो हो गया ऐड होकर 1 हो गया, जो कि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर वाले फार्मूले में जो हम t1 और t2 का मान रख दिए हैं 1/2 और जो बेस है जो इक्वल है यानी 2 इक्वल है इसलिए उसका बेस 2 हो जाएगा। और जो ऊपर v1 प्लस v2 है वो v1 प्लस v2 हो जाएगा, जो कि ऊपर दिए गए फार्मूले के सेम है। अतः हम कह सकते हैं ये औसत का फार्मूला हमने फाइंड कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे वेग यानी वेलोसिटी, यानी वेग कहते किसको हैं, किसी निश्चित दिशा में, यानी इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह सदिश राशि है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है इसलिए सदिश राशि है। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। चूँकि वेग सदिश राशि है इसलिए यहाँ दूरी की जगह विस्थापन लिया गया है, क्योंकि विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। और इसका जो होता है मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, इसकी जो बीमा होती है LT-1 होती है। अगर यहाँ पर जो टाइम दिया है उसको हम यहाँ पर जो टाइम दिया है अगर उसको हम निश्चित मान लेते हैं यानी लिमिट डाल देते हैं उसको टाइम में, तो वह ताक्षणिक वेग हो जाता है। यानी कि किसी निश्चित क्षण में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। यानी कि v=LT यानी लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 ऑफ Δx/Δt dx/dt, इसका ताक्षणिक वेग का फार्मूला होता है। इसी प्रकार हम जैसे औसत चाल को ज्ञात किए हैं औसत वेग को भी ज्ञात कर सकते हैं।
सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि उसमें जो डायरेक्शन होती है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, जबकि जो यहाँ पर वेग होता है इसमें डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए औसत वेग बराबर हम कह सकते हैं टोटल जो विस्थापन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है उसके बटे जो है टोटल टाइम अंतराल, यानी कि इसको औसत वेग का फार्मूला कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं त्वरण यानी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहते किसको हैं? किसी वस्तु के वेग में यानी वेलोसिटी में परिवर्तन की समय दर, यानी कि किसी समय में जो उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन होता है उसको वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, यानी कि समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन होता है उसके अनुपात को ही त्वरण कहते हैं। यह इसका बेस फार्मूला है। अब इसके मात्रक की अगर बात करते हैं, जो कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग का यहाँ पर फार्मूला मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, यानी समय अंतराल यानी समय का मात्रक एस, यानी मीटर बाई एस स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तथा इसकी बीमा होती है एल टी माइनस टू। एल यहाँ पर लंबाई पर डिनोट कर रहा है और जो टी है सेकंड के डिनोट कर रहा है। अब प्रति सेकंड स्क्वायर है इसलिए टी माइनस टू में लिया गया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस टॉपिक के निम्नलिखित परिभाषाओं तथा उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको जान लिया तथा उसके फार्मूले के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर किसी दोस्त ने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में बताएंगे, यानी कि सरल रेखीय गति के समीकरण के बारे में बताएंगे। कीजिए, अगर जिस दोस्तों ने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसके पास फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो पहुंच सके। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो।